कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्त। चलिए, 12th इंग्लिश के क्लास में आज से हम लोग लिटरेचर भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह है आपकी लिटरेचर की बुक जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 1 जो है वो आपके 11th की टेक्स्ट बुक है और रेनबो पार्ट 2 जो है वो आपकी 12th की टेक्स्ट बुक है। देखिए, इसमें इस बुक का नाम लिखा गया है रेनबो, और रेनबो आप जानते हैं जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, और इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। मतलब ये जो किताब है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जिस तरह से किसी की ज़िंदगी में कई प्रकार के अलग अलग के रंग होते हैं और कई अलग रंगों से मिलकर एक ज़िंदगी बनी होती है। अच्छा, इस इंद्रधनुष में लाल रंग भी होता है और पीला होता है। अच्छा, तो लाल रंग अच्छा लगता है कि पीला अच्छा लगता है कि इंद्रधनुष अच्छा लगता है? मतलब यह इस बात का प्रतीक है कि जब ज़िंदगी में हर प्रकार के रंग समाहित होते हैं तो हमारी ज़िंदगी क्या बनती है? खूबसूरत बनती है, अच्छी बनती है। इस किताब को रेनबो पार्ट 2 को कहा गया है एन एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है साहित्यिक संग्रह। एक ऐसा रचना, एक ऐसा संग्रह जिसमें अलग अलग साहित्य से संग्रह किया गया है ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री फॉर क्लास 12th फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये जो बुक है वो है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझना है कि बेटा ये जो आपका रेनबो पार्ट 2 का किताब है, ये जो रेनबो पार्ट 2 का आपका बुक है, ये रेनबो पार्ट 2 का बुक को 2 हिस्सों में विभक्त किया गया है। इसमें से एक हिस्सा बेटा है आपका प्रोज का। प्रोज को हिंदी में हम लोग कहते हैं गद्य। प्रोज को क्या कहते हैं बेटा? गद्य कहते हैं। प्रोज को हम लोग कहते हैं गद्य। और बाकी एक और हिस्सा है जिसका नाम क्या है? पोइट्री, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पद। तो पोइट्री के अंतर्गत आपको अलग अलग पोएट के पोयम पढ़ने को मिलेंगे। पोइट्री के अंतर्गत हम लोग पोयम पढ़ेंगे, और प्रोज के अंतर्गत जो है वो हम लोग अलग अलग प्रकार के क्या क्या पढ़ सकते हैं बेटा? स्टोरी पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं? एसे पढ़ सकते हैं, और भी क्या पढ़ सकते हैं? तो ड्रामा पढ़ सकते हैं, हाँ, और क्या पढ़ सकते हैं? स्पीच पढ़ सकते हैं, लेटर पढ़ सकते हैं, है ना, नॉवेल पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रोज के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर है सबको? हम व्यक्तिगत रूप से जो है वो अपना पढ़ाना 12th इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 शुरू करते हैं किस हिस्से से? पोइट्री से। और पोइट्री से भी मैं सबसे शुरू से नहीं, पोइट्री में भी मैं एक पार्ट से नहीं पढ़ाता हूँ, पोइट्री में भी मैं 10 पार्ट से पढ़ाता हूँ। पोयम में आपको कितनी पोयम्स पढ़नी है? 10। और लगभग 11 या 12 चैप्टर समथिंग आपको पढ़ने हैं किधर? इसमें प्रोज में। तो लगभग टोटल आपको 21 या 22 चैप्टर क्या करने हैं? पढ़ने हैं इस बुक में। तो प्रोज और पोइट्री 2 हिस्सों में बटी है, और पोइट्री में जो पोयम पढ़ना है आज उसका हम लोग कौन सा पोयम पढ़ेंगे? 10 नंबर पोयम। 10 से शुरू करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये पहला पोयम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोज सेक्शन का, और इस पोयम का नाम है बेटा क्या? माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है यह आपके पोयम का नाम है, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। कमला दास जो है वो एक पोएटेस है। आपको 10 पोएट के बारे में इसमें पढ़ना है, और उस 10 पोएट में से एकमात्र पोएटेस कावित्री जो है उनका नाम क्या है? कमला दास। दूसरी चीज़ कि आपको 10 कविता पढ़ना है। 10 कविताएं 10 अलग अलग पोएट ने लिखा है, और उस 10 कविताओं में से
ये जो है ऐसी एक कावित्री है जो भारत से है, इंडिया से है। समझ में आ रहा है ना? तो इस पोयम का इम्पोर्टेंस जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कोई भी चैप्टर्स को आपको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ाऊँगा। पढ़ाने का क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग उस पोएट के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक हमने दिया है अबाउट द ऑथर, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग उसके टाइटल के बारे में जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये टाइटल से इस पोयम में क्या बताया गया है। और तीसरी चीज़ जो है मैं उस पोयम को आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद उसमें से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन होगा, सारा आपको एक एक करके क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आपका पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ऑथर के बारे में जानना। एक एक बात को बड़ी गहराई से समझेंगे। कह रहे बेटा कि कमला दास, लेखिका सॉरी अपनी कावित्री का क्या नाम है? कमला दास। कमला दास बॉर्न यहाँ पर क्या दिया है? बी मतलब बॉर्न। कब बॉर्न हुई बेटा? मार्च 31 1934 को ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। और ये कहा 2009 ये इनका डेट ऑफ डेथ है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये इतने सालों तक रही, मतलब इनकी जीवन अवधि जो है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतना रहा। 1934 से लेके 2009 तक ये इस पृथ्वी पे रही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे क्या कह रहा है? पोएट। कमला दास क्या थी बेटा? पोएट थी। और कह रहा है शॉर्ट स्टोरी राइटर। साथ ही साथ पोएट के साथ ही साथ और क्या थी? शॉर्ट मतलब होता है छोटा, स्टोरी मतलब कहानी, राइटर मतलब लेखिका, मतलब छोटी कहानियों की लेखिका भी थी। क्लियर है? सबसे पहले तो ये क्या थी? पोएट थी और छोटी कहानियों की। तो यदि अभी तक मैं पूछूं तो अभी तक 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। पहला तो माय ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा? कमला दास का जन्म कब हुआ? मार्च 31 1934। उसके बाद कमला दास का मृत्यु कब हुआ? 2009 में। उसके बाद कमला दास क्या थी? और क्या थी? शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्लियर है ना? कह रहा है कि हैज, अब समझना एक एक लाइन को। कैसे बोला? कमला दास हैज, कमला दास सब्जेक्ट हो गई, हैज सहायक क्रिया हो गया, और बोला अर्न क्रिया का तीसरा रूप हो गया। तो कमला दास हैज अर्नड, कमला दास ने अर्न मतलब कमाना, कमला दास ने कमाया। क्या कमाया? ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक सम्मानजनक स्थान। प्लेस मतलब स्थान। कमला दास ने क्या कमाया? एक सम्मानजनक स्थान कमाया। इन बोथ, दोनों में, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और मलयालम, लिटरेचर का मतलब समझा ही चुके हैं क्या होता है? साहित्य। मतलब मलयालम और अंग्रेजी साहित्य दोनों में कमला दास ने एक सम्मानजनक स्थान को क्या किया? कमाया। अरे समझ में? मतलब अपने मेहनत के बूते पर, अपनी लेखनी के बूते पर इन्होंने इसे हासिल किया। नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या? एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक शब्दों को। क्या कह रहा है कि हर ऑटोबायोग्राफी, जो कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है, पब्लिश्ड, वह कब क्या हुई? प्रकाशित हुई, पब्लिश्ड इन 1976। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा? आत्मकथा। और बायोग्राफी का मतलब भी होता है आत्मकथा। लेकिन बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर यही है कि बायोग्राफी कहलाता है कि किसी की आत्मकथा कोई दूसरा लिखे। ऑटोबायोग्राफी कहलाता है कि स्वयं की आत्मकथा हमने स्वयं लिखी। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी, जो पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई?
1976 में, 1976 में। कोई दिक्कत? बेटा क्या कह रहा है आगे कि क्रिएटेड मतलब कर दिया, इनकी ऑटोबायोग्राफी ने प्रकाशित हुआ और उसने कर दिया। क्वाइट मतलब एकदम से क्या कर दिया? स्टीर, एक विवाद खड़ा कर दिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे ही पब्लिश हुई एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आप प्रायः देखते होंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपनी किताब लिखता है तो उसमें कुछ फेमस होने के लिए ऐसी बातें लिख देता है जो बड़ी विवादास्पद होती है और उस व्यक्ति की किताब क्या होती है? बिक जाती है। उसी तरह इन्होंने भी अपने किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी जिन बातों से क्या हुआ कि बहुत बड़ा विवाद और विरोध खड़ा हो गया। और कह रहा है कि इन 1944 1984 में, इन 1984 1984 में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, यह शॉर्ट लिस्ट हुई थी फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया। कब किया गया? 1984 में। नोबेल प्राइज इन्हें मिला नहीं था, नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया था? शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1900 मतलब छोटी मोटी लेखिका और कवित्री नहीं थी। शी इज अ वेरी फेमस पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंडिया। तो 1984 में इनको नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया बेटा? शॉर्टलिस्ट किया गया। बोलो नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? आगे क्या कह रहे हैं कि हर ये यूज हुआ है किसके लिए? कमला दास के लिए। कह रहे हैं कमला दास के इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स का मतलब संस्करण ऑफ वर्स का मतलब कविता, छंद, इनके कविताओं का जो महत्वपूर्ण संस्करण है इन इंग्लिश, किस में? अंग्रेजी में। इंक्लूड उसमें शामिल है, सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? समर इन कोलकाता। इनके किताब का नाम है बेटे, याद रखना, यही बीच में से पूछ देता है। मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया समर इन कोलकाता इज रिटन बाय, तब तू कपार खजुआएगा, बोलेगा अरे यार क्वेश्चन हुआ तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, डीप इन सिलेबस है, भीतर से पूछा है। तो कहीं पे भी मैं इसीलिए देखो इसको डार्कन कर दिया हूँ, है ना, अंडरलाइन कर दिया हूँ कि इसको आपको याद रखना है कि समर इन कोलकाता कमला दास की फेमस बुक थी जो कब पब्लिश हुई बेटा? बोलिए 1963 में। साइरन्स कब पब्लिश हुई? 1964 में। द डिसेंडेंट्स कब पब्लिश हुई? 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम्स कब हुआ? 1973 में। द एलिमेंटल पोयम बोलिए 1985 में। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग कब? 1996 में। एंड यस अल्लाह जो इनकी अंतिम रचना थी जो कब हुआ? 2001 में। ये था इनका जो पूरा क्या बोलते हैं कि किताब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और महत्वपूर्ण है और जो इन्होंने क्या किया है? लिखा है। आगे बढ़े क्या कह रहा है कि कमला दास पोइट्रीज, कमला दास की जो पोइट्री होती है, जो काव्य होती है, इज प्रीमरली मतलब मुख्यतः ऑटोबायोग्राफिकल। कैसी होती है? अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई जॉनी लेबर की फिल्म कैसी होती है? सर कॉमेडी होती है। तो ये उसकी खासियत है। उसी तरह से कमला दास की जो कविताएं हैं वो कैसी होती हैं? ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने जीवन पे ही आधारित होती है। यार नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे कह रहा एंड और हर थीम, इनके जो कविताओं के विषय होते हैं, थीम होते हैं, इनकी कविताओं के जो विषय होते हैं बेटा इज लव। वो क्या होते हैं? प्रेम। और कह रहा लव कहाँ के? तो लव ऑफ लोनली हार्ट, अकेले दिल का प्रेम होता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन। और ये कहती हैं प्रेम पे कविताएं लिखते हुए कि जो लव है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। आगे बात करते हैं और कह रहा है कि सी इज नोन फॉर, वह जानी जाती है, वह प्रसिद्ध है, सेक्सुअल एडवेंचरस, अपने सेक्सुअल कहने का मतलब रोमांटिक अंदाज के लिए। अपनी कविताओं में ये इतनी कुछ रोमांटिक अंदाज में लिखती थी, थोड़ा सा इतनी रंगमंच टाइप का, रंग भरा टाइप का लिखती थी, उसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है फॉर हर लव
इनका मानना था कि जो प्रेम है, हर लव हार्डली इवर गोज बियॉन्ड सेक्स। इनका कहना है कि जो प्रेम है वो कभी भी सेक्स के ऊपर नहीं जा सकता है। ये इनका मानना है, व्यक्तिगत रूप से इनका मानना है कि लव कभी सेक्स के ऊपर नहीं जा सकता है। लव जो है वो सेक्स पे जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और कह रहे कि एंड लूस्ट का मतलब होता है काम वासना, विच इवन रीच द पॉइंट्स ऑफ नौसिया। करे काम वासना एक ऐसी चीज है जो नौसिया, उबकाई तक हम पहुंच जाते हैं काम वासना में, मतलब ऐसा लगता है मन उब गया उससे। एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विग्योर। लेकिन काम वासना क्या है, फिर से उठ खड़ी होती है एक नई ऊर्जा के साथ। तो इनका मानना था कि दो चीज, देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, लूस्ट मतलब काम वासना, ग्रीड मतलब लालच, और हंगर मतलब भूख, दैट नेवर सेटिएट, ये कभी भी पूरा नहीं होते हैं इंसान में, इनका ये मानना है। आगे कह रहा है कि कमला दास रिवील्स, कमला दास प्रकट करती है ए कमांडेबल मास्टरी, एक सराहनीय महारथ। इनके पास एक बड़ा ही जबरदस्त महारत था, किस चीज़ के ऊपर, फ्रेज के ऊपर, मुहावरों के ऊपर। मुहावरों पे इनका बड़ा पकड़ था और ये मुहावरों का बड़ा सही अपने कविताओं में प्रयोग करती थी। एंड कंट्रोल, इनको बड़ा ही नियंत्रण था ओवर रिदम, ताल के ऊपर, मतलब इनकी कविताएं लयबद्ध होती थी, बड़े उसमें सुंदर मुहावरे प्रयोग किए होते थे। इस पे कमला दास की बहुत ही कमांड थी। कह रहे कि द वर्ड्स आर ओपन पेंटेड, इनके शब्द काफ़ी रंगीन मालूम पड़ते थे। एंड द रिदम इज मार्वलसली ऑलमोस्ट फेवरलसली अलाइव, और इनकी कविताओं के जो रिदम होते थे, जो ताल होते थे, वो बड़ी ही खूबसूरत, मार्वलसली मतलब बड़ी ही खूबसूरत, फेवरलसली बड़ी ही गर्मजोशी के साथ, अलाइव जीवित प्रतीत होते थे। इतनी शानदार कविता लिखती थी कौन, कमला दास। तो ये था कमला दास के बारे में परिचय, समझ में आ रहा है ना। यदि मोटी मोटी बातों में इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3-4-5 चीज़ आपको याद रखना है। वो क्या है कि कमला दास जिन्होंने कौन सा कविता लिखा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। दूसरी चीज, कमला दास कहाँ से थी, इंडिया से थी। कहाँ से थी, इंडिया। तीसरी चीज, कमला दास का जन्म कब हुआ, मार्च 31, 19, हाँ इतना, और मृत्यु हुआ 2009 में। कमला दास क्या थी, और क्या थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास ने कौन कौन से लिटरेचर में लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर और मलयालम। कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए कब ये किया गया, 1984 में। और कमला दास को 1976 में इनकी क्या प्रकाशित हुई, ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुई। और यहाँ पर हमने देखा कि कमला दास के ये महत्वपूर्ण क्या है, पुस्तकों के नाम है। कमला दास को किस चीज़ पे महारत हासिल थी, तो फ्रेज पे और मुहावरों पे। तो ये था कमला दास के बारे में परिचय, ठीक है। अब हम लोग अगला चीज़ इसमें जानेंगे जो इसका टाइटल है, माई ग्रैंड मदर हाउस, जो इसका टाइटल है, इस चीज़ को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझते हैं। क्या कह रहा है बेटा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास ने कहा क्या, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर, यही टाइटल का नाम है। मतलब कमला दास यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से किसके बारे में बता रही है, दादी माँ के घर के बारे में बता रही है। अर्थात कमला दास को अपनी दादी माँ से बेइंतहा क्या है, प्रेम है। और उनकी दादी माँ भी उनको क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। आपने गौर किया होगा कि यदि आप घर में आपके बाबूजी आपको मारने लगे तो पूरे घर में एक ही व्यक्ति है जो आपके बाबूजी को भी शांत करा सकता है, वो है आपकी दादी माँ। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी बाप की माँ है, नहीं समझ में आ रहा है। और हर बच्चों को अपने दादी माँ से बड़ा ही ज़्यादा प्रेम मिलता है हमारे भारतीय समाज में। हम लोग प्रायः अब तो आजकल लड़का पबजी और सिंचन और छोटा भीम देखने लगता है छोटे से। हम लोग अपने वक्त में दादी माँ से कहानियाँ सुनते थे, लोरियाँ सुनते थे। हमको याद है कि हम सो के उठते थे और दादी माँ जाड़े के दिन में अपने रजाई में हमको बिठा लेती थी, और हम ब्रश भी नहीं करते थे लगभग 10-11 साल में। और सबसे पहले दादी माँ हमको 4 बिस्किट खिलाती थी, कोकोनेट का बिस्कुट उस समय आता था एगो। और हमारे यहाँ भैंस होती थी तो मम्मी भैंस का पेड़ा बना कर रखती थी, तो हम सबसे पहले वे खाएंगे। मम्मी हमको दूध तबड़ा कर रोज़ मारती
कि तू मुँह धो ले, आ दादी माँ बोलती कि जाए दो, लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, खा लेने दो। तो दादी माँ से ऐसा बेइंतहा प्रेम हर किसी की ज़िंदगी में मिलता है। तो कमला दास की ज़िंदगी में भी जो दादी माँ का प्रेम मिला है, उसी प्रेम को वो याद कर रही है, और याद करते हुए वो अपनी आप बीती सुना रही है कि दादी माँ उसके जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे हम लोग कविता पे चर्चा करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है, और इस पोयम की जो लेखिका है, इस पोयम की जो कावित्री है, जिनका नाम है क्या, कमला दास। अभी उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। आगे अब इस पोयम को हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि इस पोयम में लेखिका जो है, वो कावित्री जो है, वो उन दिनों को याद कर रही है जिन दिनों में वो अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी, और अपने दादी माँ के प्रेम के दिनों को वो याद कर रही है। क्या है बेटा, पहला लाइन कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। यहां पे फुल स्टॉप है, एक लाइन खत्म हो गया। कह रहा है देयर इज अ हाउस, एक घर है। देयर इज अ हाउस, एक घर है। अब घर है तो जरा आप बताएं कि घर किसका है, दादी माँ का। दादी माँ का घर है। देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, लेकिन वो घर अब मुझसे बहुत ज्यादा क्या है, दूर है। वेयर वंस, जहां कभी आई रिसीव्ड लव, मुझे प्रेम मिलता था, मुझे स्नेह मिलता था, मुझे दुलार मिलता था। और वो स्नेह और दुलार और प्रेम किसके द्वारा मिलता था, दादी माँ के द्वारा मिलता था। करे कि वो घर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो घर अब मुझसे क्या हो गया है, दूर हो गया है। और उस घर में मुझे एक बार प्रेम मिलता था। देखिए प्रायः क्या होता है कि आपके सामने पानी के फव्वारे चल रहे हैं, लेकिन आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको प्यास लगेगी ना, तो फिर पानी की कीमत आपको समझ में आएगी। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमेशा आपके पास रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपको अपने लिए तैयार रखता है, तो फिर उस व्यक्ति की कीमत हमें पता नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, वो व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाता है, उस व्यक्ति का बहुत हमें याद आता है, उस व्यक्ति के प्यार का हम लोगों को एहसास होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से कमला दास जब बचपन में अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी, उन दिनों इन्हें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज इन्हें समझ में आ रहा है कि एक घर है, और उस घर में मुझे बहुत ही अथाह क्या मिलता था, प्रेम मिलता था। लेकिन वो घर अब मुझसे बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, दूर हो गया है। कह रहा है बेटा कि दैट वुमेन डाइड, बड़े अफसोस के साथ कह रही है कि दैट वुमेन डाइड, वो औरत अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है, मर गई है। कौन है वो औरत, दादी माँ। वो औरत अब मर गई है, वो औरत अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो प्रेम इस लेखिका को इनके दादी माँ के द्वारा मिलता था, क्या वो प्रेम अब मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो तो घर भी इनसे दूर हो गया, और वो औरत जो इन्हें प्रेम करती थी, वो औरत भी क्या हो गई है, मर गई है। और कह रहा है कि द हाउस, वो घर, किसका घर, दादी माँ का घर, विथड्रू इनटू साइलेंस, बदल गया है, या उस घर में पसर गया है। साइलेंस मतलब सन्नाटा। घर में चारों ओर सन्नाटा पसर गया है। उस घर के रहने वाली औरत जो है वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है ना। और उस घर की जो मेन औरत थी जिससे मुझे प्रेम मिलता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और घर सन्नाटा में बदल गया है। अब क्या कह रहा है, स्नेक्स मूव्ड, स्नेक्स मूव्ड, और कह रहा है एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। अब यहीं से कमला दास के बारे में कहा जाता है कि इनको फ्रेज भी इतना शानदार कमांड है। तो इनके फ्रेज के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे इस कविता में उन्होंने फ्रेज का यूज करते हुए कविता के भाव के बारे में कह रही है कि स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। कह रहे कि मैं इतनी छोटी थी, कब बहुत छोटी थी, जब मैं कहाँ पे रहती थी, दादी माँ के घर पे रहती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, और कह रहा है कि मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इतनी छोटी थी कि एमंग बुक्स, मैं किताबों को भी ठीक से नहीं समझ पा रही थी। समझ में आ रहा है?
मैं इतनी छोटी थी कि मैं किताबों को भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। तो कह रहे स्नेक्स मूव, सांप लौटते हैं। वो आज के दृश्य की चर्चा करती है कि आज का जो दृश्य है वो कैसा है। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस मुहावरा सुना होगा कि सांप को दूध पिलाना, सुने हैं? सांप को दूध पिलाने का तात्पर्य यही है कि जो अपना मित्र है वही आपके साथ धोखा कर दे रहा है। तो वो कह रही है, आज के दिनों को याद करते हुए कह रही है कि आज के दिन जो है वो रिश्ते इस तरह उसी सांप की तरह हो गए हैं। लेकिन कह रहा है कि मैं जब छोटी थी तो उस समय मैं नहीं समझ पाती थी किस चीज को, दादी माँ के उस प्रेम को, प्यार को, उस दृश्य को, और मैं कैसे समझ पाती, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी थी कि मुझे किताबों की भी समझ नहीं थी। कह रहा है कि और इतनी भी समझ नहीं थी कि टू रीड, कि मैं उन किताबों को क्या कर सकती, पढ़ सकती। और जब मैं उन दृश्यों को याद करती हूं तो माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, मेरा जो खून है, मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। चंद्रमा जो है वो खूबसूरती का प्रतीक है, चंद्रमा जो है वो शीतलता का प्रतीक है। और कह रही कि जब उस घटना को याद करती थी, जब मेरी दादी माँ क्या करती थी, मुझसे प्रेम करती थी, मैं दादी माँ के साथ रहा करती थी, तो कह रहा है कि मेरा आत्मा जो है वो शीतल हो जाता है, मेरा मन जो है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कह रही है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने सोचा जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, जरा बताइए? दादी माँ के घर। कितनी बार मैंने सोचा कि मैं जाऊं, कहां पे, दादी माँ के घर पे। मतलब ये दादी माँ से क्या हो गई है, दूर हो गई है। कैसे आप बचपन में दादी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन 5वीं 6वीं होता है तो बाबूजी पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं, शहर में भेज देते हैं, और दादी माँ से आप अब क्या हो गए, दूर हो जाते हैं, घर वालों से दूर हो जाते हैं। कितनी बार सोचते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में गांव आऊँगा, दादी माँ से मिलूंगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो गांव आऊँगा। तो 6वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 7वीं के एग्ज़ाम का तैयारी करने लगे, 8वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 9वीं का एग्ज़ाम का तैयारी करने लगे। ज़िंदगी में कभी समय ही नहीं मिला कि हम जाकर उससे मिल सके जिसने बड़े प्यार से आपको पाला है, बड़े प्यार से आपको बड़ा किया है, और उसको आप क्या करते हैं, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पीछे छोड़ देते हैं, और आप इस ज़िंदगी के रेस में क्या हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन एक बार जब समय आता है, जब आपको प्यार की कमी महसूस होती है, तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आता है कि यार वही वो व्यक्ति है, वही वो व्यक्ति थी जो मुझसे बेइंतहा प्रेम करती थी, और मैंने अब उस प्रेम को क्या कर दिया है, गंवा दिया है, खो दिया है। यही बात यहाँ पर कर रही है लेखिका कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने सोचा कि मैं एक बार कम से कम क्या करूँ, वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। फिर भी मैं एक बार सोची कि वहां पर जाऊं, और जाकर देयर वहां पे जाऊं टू पीर, और जाकर वहां से मैं झांकूं थ्रो ब्लाइंड आईज, आंखें बंद कर कर मैं झांकूं ऑफ विंडोज, खिड़कियों के पार। खिड़कियों के पार से तात्पर्य यह है कि देखिए खिड़की जो होता है ना, उससे कभी भी पूरा नज़ारा नहीं दिखता है। खिड़की से हमेशा आप झांक के देखिएगा, या तो इधर दिखेगा या इधर दिखेगा या सामने दिखेगा, कहीं से पूरा नज़ारा नहीं दिखता है। तो जिस तरह से खिड़की होता है उसी तरह से हमारे जीवन में पास्ट होता है, भूतकाल होता है, जो बीत गया है। ये कह रही कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उन खिड़कियों से, मतलब कौन सी खिड़की, जो हमारे वर्तमान से हमारे भूत को जोड़ती है, उस खिड़की से मैं आंखें बंद करके देखूँ उस नज़ारे को, और वहाँ पे जो मेरे साथ बचपन में अच्छी अच्छी और प्यारी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को मैं वहाँ पर क्या करूँ, याद करूँ, उन घटनाओं को मैं वहाँ पे देखूँ, और उन घटनाओं को देख कर मैं वहाँ पे याद करूँ। और कह रही है कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं वहां पर जाऊं और जाकर मैं बड़े आसानी से सुनूं फ्रोजन एयर, मतलब वहां की जमी हुई हवाओं को। जमी हुई हवाओं से क्या तात्पर्य है कि जो पास्ट होता है, हमारा पास्ट वो रुका होता है। समझ, प्रेजेंट गतिशील होता है, लेकिन पास्ट क्या होता है, रुका होता है। उस पास्ट को जब आप याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा। बोला कि जब मैं जाके वहाँ के हवाओं को महसूस करूं, उस हवाओं में मेरी जो कार्य हुई हैं, जो वहाँ पे मुझे दादी माँ से प्यार मिला है, उस चीज़ को मैं वहाँ पर याद करूं। और कह रहा है कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और जो मेरी ज़िंदगी में इतना निराशा भरा है, इस निराशा को समाप्त करने के लिए मैं क्या करूं, पिक एन आर्म फुल ऑफ, वहाँ से पूरे बाँह भर कर मैं उठा लूँ
किस चीज को उठा लूं भाई? डार्कनेस को, अंधेरे को। और बोले अंधेरे को क्यों उठा लूं? बोला कि उसी अंधेरे में तो मेरी क्या मिली हुई है? यादें मिली हुई हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो उस अंधेरे को मैं उठा लूं और टू ब्रिंग इट हियर, और उसको मैं कहां लेके आऊं? यहां। यहां मतलब कहां? जहां रहती हूं वहां पर लेकर आऊं और लाई और लाकर उसको रख दूं। कहां रख दूं उसे? तो कह रहा है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर। कह रहा है बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे, लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, जैसे कि एक सोता हुआ कुत्ता हो, उस तरह से मैं वहां से यादों को भर कर लाऊं और अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे उस तरह से मैं उसे रख दूं जैसे कि एक सोता हुआ कुत्ता हो। बात को समझना है। पूरे कमरे में दरवाजे के पीछे का हिस्सा एक ऐसा होता है जहां पर हमेशा क्या पाया जाता है? अंधेरा पाया जाता है। पूरा कमरा में प्रकाश रहेगा ना, और ऐसे आप किवाड़ी का पल्ला खोलिएगा और पल्ला जाके ऐसे सटेगा, उसके पीछे अंधकार रहता है। तो कह रही कि जो मैं वहां से डार्कनेस लेकर आऊं, तो अंधेरे में ही ना रहेगा, अंधेरा तो प्रकाश में नहीं रह सकता है। तो बोला कि मैं वहां से जो डार्कनेस, जो यादें लेकर आऊं, उस यादों को रख दूं मैं अपने दरवाजे के पीछे, क्योंकि वहां हमेशा अंधेरा रहता है और वो मेरा याद वहां पर सुरक्षित रहेगा। और फिर क्या हुआ कि जब रात हुआ और मैंने दरवाजा बंद किया, तो पूरे जो दरवाजा का पीछे का अंधेरा है वो निकल के पूरे कमरे में क्या कर गया? फैल गया, और उसमें वो यादें भी फैल गई जो मैं वहां से समेट कर लाई थी, और उन यादों के बीच में ही मैं क्या करूंगी? रहूंगी। कह रही है अगले लाइन में कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय। अपने लोगों से कह रही है, ऑडियंस से कह रही है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय। कैन यू, क्या विश्वास आप कर सकते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज हुआ, देख लो। यू कैन नॉट का बनाया है कैन यू, तो बोला कि आप विश्वास नहीं कर सकती है प्रिय। कैन यू, क्या विश्वास कर सकते हैं? दैट आई लिव इन सच अ हाउस, कि क्या मैं इस प्रकार के घर में रहती थी? इस प्रकार के घर में रहने का मतलब क्या? कि मैं इस प्रकार के घर में रहती थी जहां पर मुझे इतना ज्यादा क्या मिलता था? प्रेम मिलता था। लेकिन आज जो मेरी स्थिति है उसको देखकर आपको लगेगा भी नहीं कि मैं इस प्रकार के घर में रहती थी जहां पर मुझे इतना ज्यादा क्या मिलता था? प्रेम मिलता था। और कह रही है वॉज प्राउड, कह रहे कि उस घर पे मुझे क्या था? गर्व था। एंड लव्ड, और वहां पर मुझे क्या किया जाता था? प्यार किया जाता था। आई, कह रही कि मैं ही हूं, हु जो हैव लॉस्ट, जिन्होंने क्या कर दिया? खो दिया। मैं ही हूं वो जिन्होंने खो दिया माई वे, अपने रास्ते को। एंड बेग, और आज क्या कर रही हूं? बेग मतलब भीख मांग रही हूं। नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर। टू रिसीव लव, क्या पाने के लिए? प्यार पाने के लिए। अब यहां से समझो, कह रही कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम मुझे आज देख के पता नहीं कर सकते हो प्रिय कि मैं ही थी वो जिसे उस घर से इतना प्रेम मिलता था, और मैं ही हूं जो आज हर किसी के दरवाजे पर जाती हूं और आशा करती हूं कि मुझे वहां से थोड़ा सा क्या मिल जाए? प्यार मिल जाए। क्या होता है कि हम लोग बच्चे रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, मम्मी हम लोगों को खिलाती है, पिलाती है, यहाँ तक कि हम अपना कपड़ा खोल के फेंक देते हैं, मम्मी उसको समेट समेट के धोती है। जब हम ही लोग बड़े होते हैं और शहरों में निकलते हैं पढ़ने के लिए, फिर उस समय जब खुद से खाना बनाना पड़ता है, जब खुद से कपड़े धोना पड़ता है, तो फिर हम लोगों को याद आता है अपनी माँ के कि क्यों मेरी माँ ने मुझे कितना अच्छे से पाला था, उसके प्यार का याद आता है। और जब घर पे रहते हैं तो हमें क्या लगता है? यार माँ का तो काम ही है खाना बनाना, माँ का तो काम ही है कपड़े धोना। लेकिन जब हम वही काम को खुद से करते हैं तो हमें याद आता है कि कैसे हमारी माँ जो है वो हमें बड़े हिफाजत और प्रेम से रखा करती है। नई बात समझ में आ रही है? और बेटा वही लड़का जब पास हो गया और उसकी नौकरी लग गई और बड़े शहर में जाके सेटल्ड हो गया और वहाँ पे रहने लगा अपनी फैमिली के साथ। माँ दूर रहती है, गांव में रहती है, और माँ बुलाती है कभी कि बेटा मिलने के लिए आ जाओ। लड़का कहता है माँ पूछो मत, मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है? टेंशन है, सरकार ऑफिस का काम इतना है कि मैं छुट्टी नहीं ले पाऊँगा और मैं नहीं आ पाऊँगा। और वो बच्चा धीरे धीरे अपने माँ से दूर होते जाता है, अपनी दादी से दूर होते जाता है, अपने गांव से दूर हो जाता है, अपने समाज से दूर हो जाता है। और फिर उसको तो चूंकि इंसान है तो इंसान को जीने के लिए प्रेम चाहिए, तो वो प्रेम की अपेक्षा किससे करता है? अपने बगल वाले से। हो सकता है कि उसके बगल के फ्लैट में कोई शर्मा जी रहते हो जो पता नहीं कहाँ के हैं,
और फिर वो उनके यहाँ जाता है, शर्मा जी के साथ होली मनाता है, शर्मा जी के साथ दिवाली मनाता है, शर्मा जी के साथ ईद मनाता है, और अपने गांव के लोगों को, अपने माँ को, अपने पिता को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये कविता आपको यही सिखा रही है। लेखिका कह रही है कि मैं बचपन में उस प्रेम को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन आज जब मैं बड़ी हूं और जो मुझे प्रेम की आवश्यकता है तो मेरे आसपास कोई भी नहीं है जो मुझे प्रेम कर सके। मतलब लेखिका कह रही है कि आप कितनी भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्यों ना हो, आप कभी भी उन लोगों का साथ ना छोड़े जो लोग आपको प्रेम करते हैं। आ रहा बात समझ में। और अंतिम लाइन में क्या कह रही है कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं ही हूं वो जो अपना रास्ता क्या कर दी हूं, खो दी हूं। एंड बेग नाउ, और अब भटकती फिरती हूं, भीख मांगती फिरती हूं। कहां पर? स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर। क्या पाने के लिए? रिसीव लव, प्यार पाने के लिए। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, भले उस प्रेम में थोड़ा सा बदलाव ही क्यों ना हो। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, भले उस प्रेम में थोड़ा सा बदलाव ही क्यों ना हो। मतलब कोई किसी भी कीमत पर तुम्हें प्रेम दे रहा है, तुम पाने के लिए क्या हो, तैयार हो। नहीं समझ में आ रहा है? भले उसकी कीमत ही कुछ ना हो, क्यों ना हो। तो ये लेखिका बता रही है अपनी आप बीती, और वो लोगों को समझाना चाहती है कि बेटा कभी भी जिंदगी में उनसे दूर नहीं होना है जो लोग आपसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आइए हम लोग ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, क्या घर की औरत जीवित है? फॉल्स है, मर चुकी है। द स्नेक्स वर सीन इन द हाउस, क्या है? ट्रू है, घर में सांप देखे गए, उन्होंने बोला। द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, फॉल्स है, किताब वो नहीं पढ़ सकती थी। द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू द विंडो, उसको ऐसा अपेक्षा था कि जाकर वो विंडो से झांके, ट्रू है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले लेते हैं। कमला दास इज एन पोएटेस, कैसी पोएटेस है? इंडियन, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। माई ग्रैंड्स मदर हाउस इज रिटन बाय कमला दास। व्हेन डिड कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश? 1976। व्हेन डिड कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज? 1984। कमला दास रिमेंबर्स दैट हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ ग्रैंड मदर। 5 नंबर का सी। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट, कहां पे? स्ट्रेंजर्स डोर्स। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोयम। ये लाइन किस कविता का है? माई ग्रैंड्स मदर हाउस। आजकल के इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए आपको जो भी पोयम, कहानी, स्टोरी पढ़ाया जाए आप उसको 2-4 बार बढ़िया से रीड कीजिए। रीड करने से क्या होगा कि उस कविता की जो लाइनें हैं कम से कम आपको पता लग जाएगी। तो अब जब ऐसे पूछेगा तो अब बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन दे दिया और बोला कि बताइए कि ये लाइन जो है वो किस कविता से है, तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा। हु यूज्ड टू लिव विथ द हर ग्रैंड मदर, कौन अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी? कमला दास। चलिए कमला दास, तो 8 नंबर का ए हो जाएगा। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कहां से लिया गया है? ये भी जो लाइन है वो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर, ये तो फिर से रिपीट कर दिया है। सी नोटिस्ड क्या, उसके दरवाजे के पीछे क्या था? डॉग की तरह। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, किसके बारे में बात कर रही है कमला दास? ग्रैंड मदर। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ वुमेन, उस घर की औरत मर गई है जिसके कारण उस घर में क्या पसर गया है? सन्नाटा पसर गया है। और कह रहा है 14 नंबर में कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन, कैसा पोयम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके ग्रैंड मदर की घर का क्या कंडीशन है? तो डेजर्टेड है, उसका घर सुनसान है। द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू द विंडो, है ना, विंडो। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैंने इसका वो भी करा दिया। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिया गया है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज है ना जो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कैसे बनाया जाता है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको एक लाइन क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है और उसे कहा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो किस कविता का है, किस कहानी का है। तो जब आपको पता लग गया तो फिर आपको ऐसे ही लिखने शुरू करना है।
द प्रेजेंट, जैसे कि आप हिंदी का नहीं करते, हिंदी में कोई लाइन है तो लिखते थे ना कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसके लेखक ये हैं, इसमें कवि कहना चाहते हैं, कैसे हिंदी में आप लोग बनाए हैं, उसको हम लोग व्याख्या करना कहते हैं। तो उसी तरह से इसको करना है। तब यहाँ पर हमें दिखाना है कि द प्रेजेंट लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम टाइटल्ड माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जो अभी की कविता है वो लिया गया है, उसके लाइन जो लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। रिटन बाय, इसको लिखा गया है एन इंडियन पोएटेस, एक इंडियन की पोएटेस के द्वारा, जिसका नाम क्या है। यदि आप इतना भी लिख देंगे ना तो 4 में से 2 नंबर आपको मिल जाता है, और बाकी 2 नंबर आपको उस लाइन को समझ कर उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। देखिए ये ऐसा सेक्शन है कि इसे याद नहीं किया जा सकता है। आप कितना याद करेंगे? आपको 12 को चैप्टर दिया है प्रोज में, 10 चैप्टर पोइट्री में, 22 चैप्टर में से कहीं से एक लाइन उठा के दे देगा, तो कितना याद कीजिएगा? नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि जो भी पाठ पढ़ाया गया, इसीलिए मैं कहता हूं कि उसे 4 बार, 5 बार, 6 बार एक बार रीड कीजिए, ताकि उसके लाइन्स आपको समझ में आ जाए। और जब लाइन समझ में आ जाएगा तो दे देगा, तो फिर आप स्टार्टिंग वाला लाइन तो लिखना हर जगह है, द प्रेजेंट लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर रिटन बाय दिस राइटर, और इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट। इतना यदि आप लिख देंगे तो उसके बाद जो वो लाइन रहेगा उसमें आप अपने एक्सप्लेन करके क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और फिर इसमें ही आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में एक समरी भी कभी कभी लिखने को देता है। तो ये आपका समरी रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 10th नंबर चैप्टर। कैसा लगा आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और पोयम के साथ और उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सेव करो।